हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एचएम कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं प्रद्युम्न सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज पर्यावरण की तीसरी श्रृंखला है। यह पर्यावरण के वन लाइनर पॉइंट की तीसरी सीरीज है जो सी-टेट, सुपर टेट, पीसीएस, यूपी टेट आदि एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की हम इस सीरीज के पहले वन लाइनर पॉइंट पर चलते हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें पहला वन लाइनर पॉइंट है आपका कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा किस सम्मेलन को प्रदान की गई है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा किस सम्मेलन को प्रदान की गई है, ये हमारा पहला पॉइंट है। और इसका पहला पॉइंट का जो आंसर है ये है जोहान्सबर्ग सम्मेलन को, यानी कि जोहान्सबर्ग सम्मेलन को हम द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं और इसका आयोजन सन 2002 में हुआ था। ठीक है, हम अगले वन लाइनर पॉइंट पर चलते हैं और हमारा अगला वन लाइनर पॉइंट है आपका कि धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन से हैं। धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन से हैं। धारणीय विकास का मतलब यही है स्टूडेंट कि जो हमारे पर्यावरण से रिलेटेड हो, जो हमारे पर्यावरण को बैलेंस को बना करके रखता है। इसमें है आपका जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि तथा जैव विविधता, यानी कि पर्यावरण और मनुष्य के मध्य का जो तालमेल है वो इन्हीं से बना रहता है और ये धारणीय विकास के 5 क्षेत्र कहे जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका और अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। यानी कि भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर धारणीय विकास होता क्या है, किसे हम धारणीय विकास कहते हैं। तो मैं एक डिफिनेशन के तहत इसको बता रहा हूँ, आप लोग जानेंगे कि वह विकास जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, इसके अंतर्गत यही होता है। अतः पर्यावरण की सुरक्षा के बिना विकास को निर्वहनीय नहीं बनाया जा सकता है। इसके कहने का मतलब यही है कि यदि हम पर्यावरण से कुछ ले रहे हैं तो पर्यावरण के बैलेंस को भी हमको बना करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि हम आज की सुख सुविधाओं के लिए हम जो फ्यूचर की सुख सुविधाएं हैं या हमारी जो पीढ़ी फ्यूचर में आने वाली है उसको हम लोग भूल जाएं और पर्यावरण की जितनी भी वस्तुएं हैं उसका प्रयोग करके हम लोग अभी ख़त्म कर दें। यही धारणीय विकास में बताया गया है। यानी कि धारणीय विकास के कहने का मतलब यही है, धारणीय विकास के सिद्धांत का मतलब यही है कि हम पर्यावरण के बैलेंस को बना करके रखें। जो भी इससे हम लेते हैं तो इसके बारे में हम सोचें कि ऐसा ना हम इसका प्रयोग कर लें कि हमारी आने वाली पीढ़ी को परेशानी उठाना पड़े। ठीक है, तो धारणीय विकास का यही मतलब है। आइए हम चलते हैं पॉइंट पर कि भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। इसमें है आपका कि सौर, पवन और जल विद्युत ऊर्जा, यानी कि ये तीनों प्रकृति प्रदत्त हैं। अगर देखा जाए तो प्रकृति प्रदत्त हैं और धारणीय विकास का रिलेशन भी प्रकृति प्रदत्त चीज़ों से ही होता है। ठीक है, जैसे जल विद्युत है आपका, जल विद्युत ऊर्जा को मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि जल विद्युत ऊर्जा का हमको प्रयोग इतना ऐसे नहीं जल का प्रयोग हमको करना चाहिए कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसको प्रॉब्लम उठाना पड़े या समस्या उसके लिए हो जाए। धारणीय विकास यही कहता है कि आप अपने बैलेंस को बना करके रखिए, पर्यावरण का एक तालमेल बना रहे। ठीक है, तो ये अगर हमारा पॉइंट रहा। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर हम चलते हैं और हमारा अगला पॉइंट है आपका कि धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। देखिए पॉइंट भी कह रहा है वही बात कि धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। इसका मतलब है कि धारणीय विकास किसको मुख्य रूप से फोकस कर रहा है आपका, तो यह है आपका प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन सबसे मुख्य है आपका इसमें। ठीक है, नेक्स्ट अगले पॉइंट पर हम चलेंगे और हमारा अगला पॉइंट है आपका कि भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी। यानी कि पूछ रहा है कि भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी। यह है आपका 1982 में। यानी कि भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का विभाग 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है,
हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है आपका कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है। ये कहाँ अवस्थित है, ये पूछ रहा है आपका। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी जो शोध संस्थान है ये हमारा नागपुर में है आपका, महाराष्ट्र नागपुर में है आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगले पॉइंट पर हम चलेंगे। और हमारा अगला पॉइंट है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीसीएस के लिए और सीटेट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपका छाता विधान, छाता विधान के नाम से जाना जाता है। और ये आईएएस में आया हुआ पॉइंट है आपका, ये आईएएस में भी आया है, इसलिए इसको आप बहुत याद रखेंगे। और मैं बताना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि ये जितने भी ऑनलाइन पॉइंट एचएम कोचिंग सेंटर की तरफ से आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इसकी एक आप अच्छी सी नोट बना लें अपने पास, जिससे यह आपके पास मतलब हमेशा के लिए फिक्स हो जाए और आपके पास हमेशा रहे, हर एग्जाम में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इसकी एक अच्छी नोट बना लें। और भी मैटर हम प्रोवाइड कराएंगे जिसके आप लोग नोट बनाते चलें। देखिए, पढ़ने का यही तरीका होता है कि आप कुछ भी पढ़ें, आप नोट जरूर बनाएं उसका। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल वीडियो देखते रहें, नहीं, नोट बनाएं उसका जो आपको हमेशा काम देगा। ठीक है, चलिए हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है आपका कि भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना की गई थी। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना की गई थी, ये पूछ रहा है आपका 1987 में, यानी कि 1987 में आपका भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि रियो 5 या पृथ्वी सम्मेलन 5 कब और कहाँ आयोजित हुआ था। ये प्रश्न पूछ रहा है आपका कि रियो 5 या पृथ्वी सम्मेलन 5 कब और कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये हुआ था आपका न्यूयॉर्क में 23 से 27 जून के मध्य 1997 में ये न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था। ठीक है, हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ऐसा क्वेश्चन है, समझिए कि पुलिस हुआ, वीडियो हुआ, लेखपाल हुआ, किसी भी एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है और ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन भी है और ये सबको लगभग याद रहता है। तो ये है आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है आपका तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ये सीटेट के लिए रामबाण है। सीटेट में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है आपका अर्नस्ट हैकेल ने किया था 1866 में, यानी कि 1866 में अर्नस्ट हैकेल ने इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका और अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा प्रदान की गई है। पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा प्रदान की गई है आपका, यह है अर्नस्ट हैकेल को। ठीक है ना, यानी कि अर्नस्ट हैकेल को पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है और इन्होंने ही आपका इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, तो अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है। तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत आपका वातावरण और जीव समुदाय का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि हमारे पर्यावरण का जो वातावरण है और इस पर्यावरण में जो जीव विद्यमान है उन्हीं के रिलेशनशिप को हम पारिस्थितिकी बोलते हैं या पारिस्थितिकी में उन्हीं के रिलेशनशिप का अध्ययन किया जाता है। इसलिए पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो है आपका वातावरण और जीव समुदाय का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है कि रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है। तो रंध्रों का खुलना और बंद होना आपका ये प्रकाश पर निर्भर करता है। आइए समझ लेते हैं इसको। जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जब उन पौधों के पत्तियों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसमें जो रंध्र पाए जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं वो खुल जाते हैं। प्रकाश के पड़ने से क्या होते हैं, वो खुल जाते हैं और उन पौधों का क्या होता है, विकास होता है। तो कहने का मतलब यही है
कि रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है, तो ये प्रकाश पर करता है, ये पौधों से रिलेटिव है। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलेंगे। हाँ, अगला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन के निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन के निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ये प्रकाश की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि देखिए, कहते हैं कि यदि आप धूप में सुबह की धूप लेते हैं तो विटामिन डी आपको मिलती है, और विटामिन डी की ग्रोथ आपके अंदर होती है, जिससे आपकी हड्डियाँ क्या होती हैं, मजबूत होती हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि विटामिन ए हुआ, डी हुई और कैरोटीन का निर्माण आपका ये प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है आपका। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला पॉइंट पे आप चलेंगे। अगला पॉइंट है आपका कि अल्पदीप्तिकाली पौधे हैं, अल्पदीप्तिकाली पौधे हैं। ये अल्पदीप्तिकाली जो पौधे हैं आपका, ये तंबाकू एवं सोयाबीन, तंबाकू और सोयाबीन जो है अल्पदीप्तिकाली ये पौधे कहे जाते हैं। देखिए, आइए समझ लेते हैं कि अल्पदीप्तिकाली का मतलब क्या होता है। अल्पदीप्तिकाली का मतलब ये होता है कि ठंडी के मौसम में ये पौधे जो है इनका निर्माण होता है, ये उत्पादन होता है आपका ठंडी के मौसम में। ठीक है ना, यानी कि जितनी इनके प्रकाश को इनके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, उससे कम प्रकाश में इनका काम चल जाता है। ठीक है ना, यहाँ आप शब्द से ही समझ सकते हैं कि दीप्ति में होता है प्रकाश, यानी कि अल्पदीप्तिकाली, यानी कि कम प्रकाश मिलने से भी इनका विकास हो सकता है। उन्हीं को हम अल्पदीप्तिकाली पौधे कहते हैं। ये शरद ऋतु के पौधे होते हैं, ठंडी वाले पौधे होते हैं। ठीक है, शीत ऋतु के पौधे होते हैं, इन्हीं को हम अल्पदीप्तिकाली पौधे कहते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर हम चलेंगे। और अगला पॉइंट है आपका कि छाया प्रिय पौधे को कहते हैं, यानी कि छाया प्रिय पौधे को हम क्या कहते हैं। छाया प्रिय का मतलब ये है कि वह पौधा जो छांव में होता हो, जो धूप में ना होता हो, जो छांव में होता हो, जिनका उत्पादन छांव में हो सकता है, उन्हें हम छाया प्रिय पौधे कहते हैं। और इनको हम बोलते हैं हेलियोफिलस, हेलियोफिलस बोलते हैं इनको। ये आप याद रखेंगे, बहुत कठिन क्वेश्चन में आता है कि छाया प्रिय पौधे, या ऐसे भी बोल सकता है कि छांव में जो पौधों का उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं, तो हेलियोफिलस कहते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका कि एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप है। एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप है, यह आपका 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। एंजाइम क्रियाशीलता का जो सर्वोत्तम ताप होता है वो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस पर एंजाइम क्या होते हैं, कार्यरत होते हैं, एक्टिव होते हैं। लेकिन यदि इनका टेम्परेचर जो है अधिक कर दिया जाए तो ये नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो एंजाइम का ये समझते हैं। एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है शरीर में जो रासायनिक अभिक्रिया को एक्टिवेट करता है। ठीक है ना, इसी को हम एंजाइम बोलते हैं आपका, ये शरीर में ही होता है। तो क्रियाशीलता, इसकी क्रियाशीलता का जो सर्वोत्तम ताप होता है इसका, ये 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले पॉइंट पर चलेंगे आप। किस तापक्रम पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है, यानी पूछ रहा है कि नष्ट हो जाता है, किस तापमान पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है, तो 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम नष्ट हो जाता है या विकृतीकरण हो जाता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। अल्पाइन वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं, या अल्पाइन वृक्ष कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं हमारे भारत में, इसके कहने का यही मतलब है आपका। तो हमारे भारत में अल्पाइन वृक्ष जो होते हैं ये 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। अल्पाइन वृक्ष को आइए समझ लेते हैं। अल्पाइन वृक्ष का मतलब ये है कि जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं या ठंडी वाले इलाकों में पाए जाते हैं। हमारे भारत के जो ठंड प्रदेश हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमालय की तलहटियाँ हो गई, वहाँ पे जो वृक्ष पाए जाते हैं उसी को हम अल्पाइन वृक्ष बोलते हैं, या ध्रुवीय इलाकों में जो वृक्ष पाए जाते हैं उसको हम अल्पाइन वृक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे भारत में आपका 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। डियर स्टूडेंट, ये आज के 20 क्वेश्चन, 20 जो है वन लाइनर पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, जिससे और भी जो स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं उनको ये वीडियो प्राप्त हो सके। और हाँ, हमारी अगली क्लास की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारा अगला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।